नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है कृष्णा। करंट अफेयर की इस वीडियो में आपका स्वागत है। आप इस वीडियो को यूटिलाइज कर सकते हो करंट अफेयर पोर्शन की प्रिपरेशन के लिए, किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए। तो फर्स्ट क्वेश्चन जो आपकी स्क्रीन पर है, इसमें 3 स्टेटमेंट आपको दे दिए गए। ये फर्स्ट स्टेटमेंट, उसके बाद ये सेकंड स्टेटमेंट और ये थर्ड स्टेटमेंट। इन तीनों स्टेटमेंट में आपको चूज करना है कि करेक्ट स्टेटमेंट कौन सा है। फर्स्ट स्टेटमेंट में आपसे बताया जा रहा है कि लार्ज गैलेक्सी इन द यूनिवर्स हैज सुपर मैसिव ब्लैक होल। यूनिवर्स के अंदर जितनी भी लार्ज गैलेक्सी होती है उसके अंदर एक ब्लैक होल होता है, ये आपसे बताया जा रहा है, जो कि मिलियन या बिलियन टाइम्स ग्रेटर होता है एज कंपेयर टू द सन ऑफ दैट गैलेक्सी। और सेकंड स्टेटमेंट में आपसे बोला जा रहा है कि ब्लैक होल इन द सेंटर में जो होता है, जैसे हमारी गैलेक्सी की अगर बात करें मिल्की वे, उसके सेंटर में ब्लैक होल है जिसका नाम सैजिटेरियस ए इसका नाम है। और थर्ड स्टेटमेंट बोला जा रहा है कि जब दो ब्लैक होल मिक्स हो जाते हैं, मर्ज हो जाते हैं, तो वो रिलीज करते हैं एक वेव, जिसे ग्रेविटेशनल वेव आप बोल सकते हो। तो ये 3 स्टेटमेंट आपके सामने, आपको चूज करना है करेक्ट स्टेटमेंट। ऑप्शन ए के अकॉर्डिंग फर्स्ट स्टेटमेंट और सेकंड स्टेटमेंट करेक्ट है। ऑप्शन बी की बात करें तो फर्स्ट स्टेटमेंट और ये थर्ड स्टेटमेंट करेक्ट है। और ऑप्शन सी में आपसे बताया जा रहा है कि सेकंड एंड थर्ड स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। और ऑप्शन डी में आपसे बोला जा रहा है कि भी ये तीनों ही स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। तो करेक्ट स्टेटमेंट आपके अकॉर्डिंग क्या है, क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लीजिए। तो इस क्वेश्चन की करेक्ट आंसर की बात करें तो यहाँ पे तीनों ही स्टेटमेंट आपको बिल्कुल करेक्ट दे रखे हैं। यानी कि जितने भी गैलेक्सी यूनिवर्स के अंदर है, अगर उसका साइज बड़ा है, मैसिव है, तो उसके अंदर एक ब्लैक होल होता है। यानी आप ये कह सकते हो फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट हो गया। और जिसके अगर साइज की बात करें तो उस गैलेक्सी के अंदर जो भी सन होता है, सन के कंपैरिजन में वो मिलियन या बिलियन टाइम्स ग्रेटर होता है। सेकंड स्टेटमेंट में आपसे बोला गया हमारी जो गैलेक्सी है मिल्की वे, उसके अंदर जो ब्लैक होल है उसका नाम सैजिटेरियस ए है, ये बात भी करेक्ट है। और थर्ड स्टेटमेंट में आपसे बोला गया जब 2 गैलेक्सी मिक्स होती है, मर्ज होती है, तो ये एक वेव रिलीज करती है जिसका नाम आप बोल सकते हो ग्रेविटेशनल वेव है, ये बात भी बिल्कुल करेक्ट है। यानी तीनों ही स्टेटमेंट करेक्ट है और हमारा आंसर डी हो जाएगा। इस क्वेश्चन में आपसे वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन फॉर एनिमल हेल्थ के बारे में क्वेश्चन पूछा जा रहा है और इसके रिगार्डिंग में आपके पास ये 3 स्टेटमेंट है। आपको बताना है कि इन तीनों स्टेटमेंट में से करेक्ट स्टेटमेंट कौन सा है। सबसे पहले बात करते हैं फर्स्ट स्टेटमेंट की, जिसमें बताया जा रहा है ये जो ऑर्गेनाइजेशन है वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन फॉर एनिमल एंड हेल्थ, ये यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट है, उसके अंडर में आती है, ये आपसे बोला जा रहा है। सेकंड में आपसे बोला जा रहा है कि मेन ऑब्जेक्टिव जो है इस ऑर्गेनाइजेशन का वो ये कि भी जो भी डिसीज वगैरह जानवरों से फैलती है उसको प्रिवेंट करने का काम करना है ताकि वो फैल ना सके। और थर्ड स्टेटमेंट में आपसे बोला जा रहा है इट रिकमेंड किलिंग ऑफ एनिमल फॉर डिसीज कंट्रोल पर्पस। अगर कोई डिसीज एनिमल की वजह से फैल रही है तो उसे कंट्रोल करने के लिए आप एनिमल को किल कर सकते हो, उसे मार सकते हो। ये थर्ड स्टेटमेंट में आपको बताया जा रहा है। 3 स्टेटमेंट है आपके सामने, आपको चूज करना है करेक्ट ऑप्शन। ऑप्शन ए के अकॉर्डिंग फर्स्ट स्टेटमेंट और सेकंड स्टेटमेंट करेक्ट है। ऑप्शन बी के अकॉर्डिंग फर्स्ट और थर्ड स्टेटमेंट करेक्ट है। और ऑप्शन सी में आपसे बोला जा रहा है कि सेकंड स्टेटमेंट और ये थर्ड स्टेटमेंट करेक्ट है। और ऑप्शन डी की बात करें ओनली सेकंड स्टेटमेंट, ये वाला करेक्ट है। तो करेक्ट स्टेटमेंट आपके अकॉर्डिंग क्या है, क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लीजिए। तो बात करते हैं वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन फॉर एनिमल हेल्थ। अगर इसकी बात करें तो इसमें जो सेकंड स्टेटमेंट और थर्ड स्टेटमेंट है ये बिल्कुल करेक्ट है। फर्स्ट स्टेटमेंट में मिस्टेक ये है, आपसे बोला गया कि यूएनओ यानी कि यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट है, ये बात बिल्कुल गलत है। जबकि ये क्या है, इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है जो कि एनिमल के रिगार्डिंग में जो डिसीज है उसे कंट्रोल करने के लिए काम करती है। और ये इंडिपेंडेंट है, ये यानी कि ये किसी से डिपेंडेंट नहीं है, अपने फंड और जो भी फंक्शन वगैरह ये खुद से ही ऑर्गेनाइज करती है। अगर बात करें इसके मेंबर स्टेट यानी कि मेंबर कंट्री की बात करें तो 182 मेंबर स्टेट या कंट्री इसके अंदर आती है। और बाकी जो सेकंड स्टेटमेंट की बात करें जिसमें आपसे बोला गया कि ये जानवरों से जो बीमारी फैलती है उसे कंट्रोल करने का काम करती है, ये इसका मेन ऑब्जेक्टिव है, बिल्कुल करेक्ट है। और थर्ड स्टेटमेंट में आपसे बोला गया अगर कोई जानवरों की वजह से कोई डिसीज फैल रही है तो ये उसे किल करने का भी एक तरह से परमिशन दे देती है, ये आप बोल सकते हो। तो सेकंड और थर्ड स्टेटमेंट करेक्ट होने की वजह से हमारा आंसर सी हो जाएगा। आपको बस ध्यान ये रखना था कि यूएनओ का पार्ट नहीं है। इस क्वेश्चन में आपसे इंडिया के अंदर जो भी टैक्स रिजीम है, यानी कि कह सकते हो सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट की टैक्स से जो इनकम होती है उसके रिगार्डिंग में क्वेश्चन पूछा जा रहा है। ये फर्स्ट स्टेटमेंट है, उसके बाद ये सेकंड स्टेटमेंट है। आपको चूज करना है कि इसमें करेक्ट स्टेटमेंट कौन सा है। अकॉर्डिंग टू फर्स्ट स्टेटमेंट कि हमारी कंट्री में जो इंडियन टैक्स रिवेन्यू है ये लार्जली डिपेंडेंट होती है डायरेक्ट टैक्स के ऊपर, ये फर्स्ट स्टेटमेंट में आपके बोला जा रहा है। सेकंड स्टेटमेंट में आपसे बोला जा रहा है अमंग द रिवेन्यू एक्सपेंडिचर मेड बाय द सेंटर इंटरेस्ट पेमेंट कंस्टिट्यूट
द लोएस्ट शेयर, यानी कि जो इंटरेस्ट वगैरह जो पेमेंट किया जाता है गवर्नमेंट के द्वारा, ये आपसे बोला जा रहा है इसका शेयर बहुत कम है। तो ये दो स्टेटमेंट आपके सामने, आपको बताना है करेक्ट स्टेटमेंट कौन सा है। तो फर्स्ट ऑप्शन की बात करें, एक ही इसमें बोला जा रहा है फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट है, ऑप्शन बी के अकॉर्डिंग सेकंड स्टेटमेंट करेक्ट है, और ऑप्शन सी की बात करें इसमें आपको दोनों ही स्टेटमेंट, फर्स्ट भी और सेकंड भी, दोनों ही स्टेटमेंट करेक्ट बताए जा रहे हैं। और ऑप्शन डी में आपसे बोला जा रहा है नाइदर वन नॉट टू, इट मींस ये दोनों ही स्टेटमेंट गलत है। तो करेक्ट स्टेटमेंट आपके हिसाब से क्या है, क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लीजिए। अगर हम बात करें इंडियन टैक्स रिवेन्यू की बात करें, तो इसमें ऐसा नहीं है कि ये डायरेक्ट टैक्स के ऊपर डिपेंडेंट होती है, बल्कि आप ये कह सकते हो इनडायरेक्ट टैक्स के ऊपर ज्यादा डिपेंडेंट होती है हमारी टैक्स रिवेन्यू हमारी कंट्री के अंदर। तो फर्स्ट स्टेटमेंट जो है आपके सामने वो बिल्कुल गलत है। अगर सेकंड स्टेटमेंट की बात करें जिसमें ये बोला कि गवर्नमेंट का जो एक्सपेंडिचर होता है लार्जली डिपेंड, कह सकते हो लेस डिपेंडेंट आपसे बोला गया कि इंटरेस्ट पेमेंट के ऊपर, ये बात बिल्कुल गलत है। बल्कि यह करेक्ट ये है कि 6% हमारी जो जीडीपी वगैरह होती है उसका 6% पार्ट जो है इंटरेस्ट वगैरह पेमेंट में खर्च हो जाता है। और गवर्नमेंट के एक्सपेंडिचर की बात करें तो ये लार्जली जो सब्सिडी और बाकी प्रोग्राम है उसके अंदर ज्यादा ये यूज होता है। तो इस तरह से आप कह सकते हैं कि आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा डी हो जाएगा, दोनों ही स्टेटमेंट गलत होने की कंडीशन में। इस क्वेश्चन में आपसे इंडियन ओशन रिम एसोसिएशन, जिसे शॉर्ट में IORA बोला जाता है, इसके ऊपर क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि ये किस चीज के ऊपर फोकस करता है। तो सबसे पहले फर्स्ट में आपसे बताया जा रहा है मरीन सिक्योरिटी के ऊपर, सेकेंड आपसे बताया जा रहा है कि वुमेन इकोनॉमिक एम्पावरमेंट के ऊपर ये फोकस करता है, थर्ड आपसे बताया जा रहा है कि डिजास्टर रिस्क रिडक्शन में ये काम करता है, और फोर्थ आपसे बोला जा रहा है कि टूरिज्म प्रमोशन और कल्चर एक्सचेंज में ये फोकस करता है। तो ये चार स्टेटमेंट आपके सामने, आपको बताना है कि करेक्ट आंसर क्या है। ऑप्शन ए के अकॉर्डिंग फर्स्ट, सेकंड और थर्ड करेक्ट है। ऑप्शन बी की बात करें इसमें आपसे सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ करेक्ट आपको बताए जा रहे हैं, और ऑप्शन सी की बात करें तो फर्स्ट, थर्ड और ये फोर्थ करेक्ट है, और ऑप्शन डी में आपको ये चारों ही बिल्कुल करेक्ट बताए जा रहे हैं। तो आपके अकॉर्डिंग करेक्ट आंसर क्या है, यानी कि ये हिंद महासागर रिम एसोसिएशन किस चीज के ऊपर फोकस करता है, ये आपको बताना है। तो इसमें जो आपको चारों ही पॉइंट दिए गए थे बिल्कुल ही करेक्ट है। तो आप जान लेते हैं डिटेल में कि इंडियन ओशन रिम एसोसिएशन का मेन फंक्शन क्या है या किस चीज को इसकी प्रायोरिटी के साथ ये काम करता है। तो इसके अंदर 6 मेन प्रायोरिटी सेक्टर है जिसके रिगार्डिंग में ये काम करता है। मरीन सिक्योरिटी के ऊपर, ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट फैसिलिटी के ऊपर, फिशरी मैनेजमेंट के ऊपर, डिजास्टर रिस्क को रिडक्शन करना यानी कि कम करने के ऊपर फोकस करता है, और एकेडमिक या साइंटिफिक रिसर्च वगैरह हो उसके लिए कोऑपरेशन काम के लिए काम करता है, और आप कह सकते हो टूरिज्म प्रमोशन के लिए या फिर कल्चर एक्सचेंज में भी काम करता है। मेनली जो ये फोकस जो करता है बाकी 6 चीजों में, 2 ऐसे सेक्टर हैं, 2 ऐसे एरिया है जिसमें ये सबसे ज्यादा प्रमोट करता है या फिर उसके लिए इसका आप कह सकते हो इसे स्टैब्लिश किया गया इस ग्रुप का। फर्स्ट ये है कि ब्लू इकोनॉमी के लिए, और सेकंड आप कह सकते हो कि वुमेन्स इकोनॉमिक एम्पावरमेंट इनका मेन फोकस है। तो आप ये कह सकते हो चारों ही स्टेटमेंट जो दे रखे थे, चारों इसके जो फंक्शन प्रायोरिटी एरिया दे रखे थे बिल्कुल करेक्ट है। करेक्ट आंसर हमारा डी हो जाएगा। इस क्वेश्चन में आपसे प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट एक्ट 2019 के बारे में पूछा जा रहा है, जो कि अमेंड कर दिया गया था 1993 में जो एक्ट आया था उसके रिगार्डिंग में क्वेश्चन पूछा जा रहा है। और ये है आपके सामने फर्स्ट स्टेटमेंट, उसके बाद ये सेकंड स्टेटमेंट और उसके बाद ये थर्ड स्टेटमेंट। इन तीनों स्टेटमेंट में से आपको चूज करना है कि करेक्ट स्टेटमेंट कौन सा है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट की बात करें, इसमें आपसे बताया जा रहा है इसका जो चेयरपर्सन होता है इसका टेन्योर अब 5 ईयर से रिड्यूस करके 3 ईयर तक लाया गया है, ये आपसे बोला जा रहा है। सेकंड स्टेटमेंट में बोला जा रहा है कि एक्ट डज नॉट अलाउ रीअपॉइंटमेंट ऑफ मेंबर, यानी कि कोई एक बार अगर अपॉइंट हो जाता है उसके बाद दोबारा अपॉइंट नहीं होगा अगर हम बात करें नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन या फिर स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन के अंदर। और थर्ड में आपसे बोला जा रहा है अ पर्सन हु हैज बीन चीफ जस्टिस और जज ऑफ हाई कोर्ट इज टू बी ए चेयरमैन और चेयरपर्सन आप बोल सकते हैं इस कमेटी का, इस कमीशन का बन सकता है। यानी कि अगर कोई रिटायर्ड जज है या फिर सुप्रीम कोर्ट का जज या फिर आप कह सकते हो चीफ जस्टिस है तो उसे ही इसका मेंबर आप बनाया जा सकता है, यह आपसे बोला जा रहा है थर्ड स्टेटमेंट में। तीनों स्टेटमेंट में से आपको करेक्ट स्टेटमेंट चूज करना है। ऑप्शन ए के अकॉर्डिंग फर्स्ट और सेकंड करेक्ट है, ऑप्शन बी के अकॉर्डिंग सेकंड एंड थर्ड करेक्ट है, और ऑप्शन सी में आपसे बोला जा रहा है कि फर्स्ट एंड थर्ड करेक्ट है, और ऑप्शन डी में आपसे बोला जा रहा है कि तीनों ही स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। तो करेक्ट स्टेटमेंट आपके हिसाब से क्या है, क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लीजिए।
तो स्टेटमेंट की डिटेल में बात करें, यानी कि जैसे मैंने आपको बताया था कि हमारी कंट्री में 1993 में एक एक्ट था जिसे हम ह्यूमन राइट एक्ट कहते हैं, इसके प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट एक्ट आप बोल सकते हो, और इसमें अमेंडमेंट करके यानी चेंज करके अब लाया गया है प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट अमेंडमेंट एक्ट 2019, और इसके अंदर कुछ चेंजेस जो किए गए उसके बारे में जान लेते हैं। सबसे पहले ये जो 10 ईयर हुआ करता था 5 ईयर, अब उसे रिड्यूस करके 3 ईयर कर दिया गया है इसके चेयरमैन का। उसके बाद ये होता था पहले कि इसकी जो एज है, एज अगर अपॉइंटमेंट की कहें या फिर इसके कब तक ये सर्विस कर सकता है, तो वो 5 ईयर तक कर सकता है, या फिर उसकी एज 70 हो जाए तब तक वो उस पोस्ट पर काम कर सकता है। पहले होता था कि इसको री अपॉइंटमेंट नहीं होता था, लेकिन अब क्या है कि री अपॉइंटमेंट किया जा सकता है। तो इसलिए आप कह सकते हो सेकंड स्टेटमेंट जो हमारा हो गया वो गलत हो गया। बाकी थर्ड स्टेटमेंट की बात करें जिसमें बोला जा रहा था आपसे कि सुप्रीम कोर्ट या फिर हाई कोर्ट का जज या फिर चीफ जस्टिस है उसे अपॉइंट किया जाता है इस पोस्ट के लिए, ये बात भी बिल्कुल करेक्ट है। तो करेक्ट आंसर आप कह सकते हो सी हो गया, फर्स्ट और थर्ड स्टेटमेंट करेक्ट होने की वजह से। अब कमेंट करके बताइए कि आपने कितने क्वेश्चन के आंसर सही करे हैं। आज जो आपको रिवीजन करना है उस इस वीडियो को देख करके करना है, जो कि है वीकली करंट अफेयर, जिसमें मैंने 4 जनवरी से लेकर 10 जनवरी तक के मोस्ट प्रोबेबल क्वेश्चन जितने भी हो सकते हैं उसे डिस्कस किया है। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है, वहां से भी देख सकते हो, और ये स्क्रीन पे आपकी आ रही वहां से भी आप देख सकते हैं। बाकी टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए जहां सारी अपडेट आपको टाइम टू टाइम मिलती रहेगी। वीडियो को लाइक करिए, अपने दोस्तों में शेयर करिए, और फ्रेंड्स एट प्रिपरेशन यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। अगर आप फेसबुक पर इस वीडियो को देख रहे हैं तो इस पेज को जरूर फॉलो कर लीजिए, कृष्णा शाह वाले इस पेज को। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।